दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हिंदुस्तान का जो सिस्टम है वो कितना खोखला है। बताने के बाद आप खुद तय करिए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। एक पाकिस्तानी नागरिक भारत में आती है, अवैध तरीके से भारत में एंट्री लेती है, उसे अरेस्ट किया जाता है और 8 दिन में उसे बेल पर बाहर छोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ हमारे देश में बापूजी है, हमारे पूज्य आशाराम जी बापूजी है, आरोप उनके ऊपर लगाए हुए हैं और उनको जेल में बंद करके रखा है और आज तक उनको बेल नहीं मिली। आज तक उनको बेल नहीं मिली। सालों से दशक हो गया है कंप्लीट, वो आज भी जेल में है, उनको बेल नहीं मिल रही। लेकिन एक पाकिस्तानी नागरिक, रीजन चाहे जो भी हो, अवैध तरीके से वो हिंदुस्तान में आती है, उसे अरेस्ट किया जाता है, लेकिन उसको 8 दिन में बेल मिल जाती है। इस विषय पर आज मैं डिटेल में बात करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले फिर एक बार मेरे चैनल को ट्यून करने के लिए आप सबको बहुत दिल से धन्यवाद मैं प्रकट करना चाहता हूं। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सीमा ने किस तरह से पूरे हिंदुस्तान को मामा बना के रखा है, इसके ऊपर आज मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूँ। मुझे ना तरस आता है, मुझे समझ में नहीं आता कि सिस्टम काम कैसे कर रही है। मैं खुद को बार बार बोलता हूँ कि कभी भी इमोशनल होकर बात नहीं करनी है, कभी भी भावनाओं में बह नहीं जाना है, कभी भी बात करते हुए मेरी आवाज़ ऊपर नहीं जानी चाहिए, कंट्रोल में रहकर बात करूं। लेकिन बातें इस तरह से होती है कि इसे मैं ले ही नहीं पाता। अभी ये सीमा का जो विषय हमारे देश में चल रहा है, आई एम नॉट हैप्पी विद द मीडिया, आई एम नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट, आई एम नॉट हैप्पी विद द सिस्टम, आई एम नॉट हैप्पी विद द पुलिस, आई एम नॉट हैप्पी विद होम मिनिस्ट्री। सब हो क्या रहा है हमारे देश में समझ में नहीं आता। कोई भी आता है और टपरी मार के चला जाता है यार, कोई भी आता है। और वो सीमा जो भारत में आई है, कितना उसको लेकर बातचीत हो रही है, उल्टी सीधी बातें हो रही है, वो एजेंट है, वो प्यार के लिए आई है। समझ में नहीं आता कि ये जो इंडियन इनोसेंस है ना, कि चीज़ों को समझ नहीं लेना, जो सामने आता है जैसे आता है उसे वैसे एक्सेप्ट करना, इसको मैं हेट करने लगा हूं, मैं इसका तिरस्कार करने लगा हूं। कभी तो सोचो ना, कभी तो दिमाग लगाओ ना। आज तक मेरे अगर पुराने पॉडकास्ट आप निकाल के देखोगे तो उसमें कभी भी मैंने कोई भी चीज आपके ऊपर थोपने की कोशिश नहीं करी है। मेरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूं और मैं आपको कहता हूं कि आप खुद का दिमाग लगाइए। कहां रखा है आपने खुद का दिमाग? किस लिए रखा है आपने खुद का दिमाग? घुटनों में रखा है क्या खुद का दिमाग? अरे यार सोचिए ना, थोड़ा आंखें खोल के सोचिए। वो सीमा पाकिस्तान से भारत में आई है, वो एजेंट है या नहीं, ये दूसरा मुद्दा है, ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। मैं उस डिटेल्स में जाना नहीं चाहता, लेकिन बात यह है कि वो भारत में आई कैसे? क्या कोई भी पाकिस्तानी नागरिक इतना आसानी से भारत में आ सकता है? और अगर आ सकता है तो इस तरह से कितने सारे लोग पाकिस्तान से भारत आ चुके होंगे। आप लोगों को पता है पाकिस्तान में व्यवस्था ठीक नहीं है, वहां के अमीर लोग वहां की प्रॉपर्टी बेच के दूसरे देशों में सेटल हो रहे हैं। तो वहां के कुछ मिडिल क्लास या वहां के कुछ गरीब लोग ये भी तो सोच सकते हैं ना कि चलो भारत में चले जाएंगे, हमारे देश में तो कुछ बचा नहीं है तो भारत में चले जाएंगे। और वो इस तरह से, जैसे सीमा भारत में आई है, इस तरह से भारत में अगर आ रहे होंगे, आ चुके होंगे, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मीडिया जिम्मेदार है, गवर्नमेंट जिम्मेदार है, आप, मैं जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये कौन देखेगा? ये देखने के लिए हमने किसको अपॉइंट किया है? ये किसकी जिम्मेदारी है? इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा, इसके ऊपर कोई प्रकाश डालने की कोशिश भी नहीं हो रही है। और इस वजह से मुझे ना ताजुब हो जाता है। वो सीमा हैदर बताती है, जो पाकिस्तान से भारत में आई है, उसकी पढ़ाई नहीं हुई, उसको एक तो देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि वो अनपढ़ है। वो एक्टिंग बहुत कर रही है अनपढ़ होने की, लेकिन वो उसे जम नहीं रहा, उसके मुंह से अंग्रेजी वर्ड्स निकल ही जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कम लिखा, अगर किसी की लिखाई पढ़ाई कम है तो वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता, इट इज़ जस्ट अ डैम लैंग्वेज, आई नो। लेकिन क्या हमारे देश में इतने कम पढ़े हुए लोग आसानी से अंग्रेजी बोल लेते हैं? आसानी से सिंधी, आसानी से उर्दू, आसानी से हिंदी बोल लेते हैं? इसको 4-4, 5-5 भाषाएं आती है। एक तो उसको देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि वो डल इस तरह की लड़की है, बहुत स्मार्ट लगती है। स्मार्ट फीचर वाइज नहीं कह रहा मैं, दिमाग से। जब वो कैमरे के साथ बात कर रही है, उसका कैमरा कॉन्फिडेंस देखना पड़ेगा ना आपको। कोई लड़की भारत में प्यार करके किसी लड़के के साथ अगर भाग जाती है, इमेजिन करिए आप, कोई लड़की अगर भारत में किसी लड़के से प्यार करके भाग जाती है, बाद में उसे अगर प्रेस के सामने लाया जाएगा, तो क्या वो सीमा की तरह प्रेस को फेस करेगी? अगर आपने इस तरह का कोई लाइव एग्जांपल देखा हो तो थोड़ा विजुअलाइज करिए। कभी किसी लड़की को पकड़ा जाता है एक लड़के के साथ भागने के बाद में, तो वो डर जाती है। हाँ, कभी कभी वो बात करती है, लेकिन घर में बात करती है, वो भी डर डर के। मैं किसी भी चीज को जनरलाइज नहीं कर रहा, अगर ऐसा है तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन एक कॉमन परसेप्शन होता है ना, ये समझ क्यों नहीं आ रहा आप लोगों को? आप लोगों को ये अनइवन नहीं लग रहा है क्या? सीमा का बर्ताव आपको अनइवन नहीं लग रहा है? इतना मीडिया आ रहा है लेकिन फिर भी वो लड़की डर नहीं रही है। उसको लड़की तो मैं नहीं
कहूँगा, वो औरत है पहले तो। और 2016 में उसकी शादी हुई थी, तो उस सर्टिफिकेट में उसकी उम्र 20 ईयर्स बताई जा रही है। सब गोलमाल है। लगती है वो भाभी 4 बच्चों की माँ बता रही है। उन बच्चों का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अगर मैं सिस्टम में होता तो सबसे पहली बात, उसे बाहर ही नहीं छोड़ता, मैं उसको कस्टडी में रखना चाहिए, क्योंकि वो लीगल तरीके से भारत में नहीं आई है। अगर उसने भारत का वीजा लिया होता पाकिस्तान में, और अगर भारत में वो आती तो बात अलग थी। वो भारत में आई कैसे? उसको जब अरेस्ट किया गया तो उसके पास 5 मोबाइल फोन थे। 5 मोबाइल फोन थे उसके पास। अनपढ़ लड़की, उसके पास लैपटॉप है, लैपटॉप चलाती है, वो अनपढ़ लड़की है। कौन यकीन करेगा इस बात पर? वो कह रही है कि मैंने 3 मोबाइल को मैंने खुद डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया? 4 सिम कार्ड्स को मैंने खुद डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया? कौन पूछेगा उसे? और इतना सब करने के बाद, उसे अरेस्ट करने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ रहे हो उसको आप? वो जब भारत में आ रही है तो उसके पास 3-3, 4-4 आधार कार्ड है, और वो मीडिया को बता रही है कि एक मेरे पापा का था, एक मेरे बहन का था। पाकिस्तान में इंडियन आधार कार्ड होते हैं क्या? ये पूरा गोलमाल है भाई, पूरा गोल। उसके पास आधार कार्ड आया कहां से? वो नेपाल के मार्ग से भारत में एंट्री लेती कैसे है? और ये सब पुलिस को पता चलने के बाद, उसे अरेस्ट होने के बाद उसे छोड़ कैसे दिया जाता है? एक पाकिस्तानी नागरिक को आप इतने आसानी से बेल दे देते हो, तो आप हमारे पूज्य संत बापूजी, उनको किस जुर्म में आपने अरेस्ट करके रखा है? आपके पास क्या सबूत है? क्यों आपने उनको बेल नहीं दी? उनको पुलिस स्टेशन में बेल नहीं मिलती, उनको कोर्ट में बेल नहीं मिलती। और यहाँ दूसरी तरफ एक पाकिस्तानी लड़की, पाकिस्तानी नागरिक भारत में अवैध रूप से आती है और उसे अरेस्ट किया जाता है, लेकिन फिर भी उसे छोड़ दिया जाता है। इस सिस्टम के ऊपर मैं क्यों क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊं, इस बात का आप लोगों को मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप लोगों को मुझे इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। रहा सवाल दूसरा, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, नेपाल मार्ग से कितने सारे लोग भारत में आ रहे होंगे, म्यांमार से आ रहे होंगे, बांग्लादेश से आ रहे होंगे, पाकिस्तान से आ रहे होंगे, अफगानिस्तान से आ रहे होंगे। कौन नजर रखेगा इन लोगों के ऊपर? जब 370 को हटाया, 35A को हटाया तो विरोध था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने उसको हटा दिया। एनआरसी को क्यों नहीं ला रहे हो आप? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्यों नहीं आ रहा है? ये बता रहे हो कि लोगों का विरोध है। लोगों का विरोध तो तब भी था ना। इसलिए आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा। 10 साल में अगर सिक्योरिटी में बदलाव आया है तो क्या बदलाव आया है? सिर्फ शो ऑफ करके बदलाव नहीं आता, बदलाव ग्राउंड के ऊपर आता है। ये जो सीमा अंदर आई है ना भारत के अंदर, ये भारत के पूरे डिफेंस सिस्टम को एक जोरदार तमाचा है। भारत के पूरे सरकार को, भारत के पूरे सिस्टम को एक जोरदार तमाचा है। एक पाकिस्तानी नागरिक इतने आसानी से भारत में आ जाती है। कैसे आ जाती है वो भारत में एंट्री मिलती कैसे है उसे? आपने जब कभी इलेक्शंस होते हैं तो वो छोटे छोटे ये लगते हैं चेक पोस्ट। क्या कभी आप वो चेक पोस्ट क्रॉस कर सकते हो उस पुलिस को चकमा देके? अगर आप एक आम इंसान हो, अगर आप एक ट्रेन्ड क्रिमिनल नहीं हो, आप टेररिस्ट नहीं हो, आप नक्सलिस्ट नहीं हो, तो क्या वो जो छोटा चेक पोस्ट होता है इलेक्शन में जो लगवाते हैं, उसे आप क्रॉस कर सकते हो क्या? उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी आप उसको चकमा देके क्रॉस कर सकते हो। ये सीमा पाकिस्तान से भारत में आ गई है, उसकी प्रॉपर्टी उसने बेच दी। क्या पाकिस्तान में लड़कियों के जो लेडीज होते हैं, वुमेन्स, उनके नाम के ऊपर प्रॉपर्टी होती है? वो खुद बता रही है कि वहां पर लड़कियों को और लेडीज को बहुत सफरेस किया जाता है, बहुत ऑपरेस्ड रहती है वहां की लड़कियां, वहां की औरतें। ये उसका कहना है। तो उसके नाम के ऊपर इतनी प्रॉपर्टी कैसे आई, कहां से आई? क्या वो प्रॉपर्टी बेचना कॉम्प्लिकेटेड काम होता है? ये कॉम्प्लिकेटेड काम उसने कर लिया। वो वहां से दुबई चली जाती है, दुबई में जाके होटल में रहती है, वहां से टैक्सी बुक करती है, वहां मनी एक्सचेंज करती है। हमारे देश में कितने सारे आज 10th पास हो चुके हुए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एटीएम ऑपरेट करना नहीं आता। और ये पाकिस्तानी औरत जो पाकिस्तानी बैकवर्ड एरिया से आती है, कभी कहती है मैं सिंध से हूं, कभी कहती है मैं बलोच हूं, कभी कहती है मैं कराची से हूं, वो क्या बोल रही है उसको खुद को पता नहीं चल रहा है। और ये इतनी बैकवर्ड औरत, इसको इतना सब आता कहां से है? अगर आप जिंदगी में पहली बार एयरपोर्ट जाते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। इसने 2-2, 3-3 बार ट्रैवल किया हुआ है इस केस में। इससे पहले अगर किया होगा तो वो हम लोगों को पता नहीं है। तो क्या ये एक अनपढ़ गंवार लड़की को ये इतना सब करना पॉसिबल है? और सिर्फ प्यार के लिए इतना सब? देखिए, जब पीछे 2 डंडे पड़ जाते हैं ना तो सब प्यार छूट जाता है। और ये जीने मरने की कस्में खा रहे हैं। मेरे को तो कंप्लीट शक हो रहा है वो एजेंट है, वो हेयर है, वो स्पाई है, नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन का मामला। लेकिन सीमा हैदर के ऊपर मेरे को 100% शक हो रहा है। उसकी एक्टिविटीज पर मुझे 100 ये सवाल खड़ा किया जा रहा है, अगर वो स्पाई होती तो वो किसी पदस्थ इंसान को चुनती, हनी ट्रैप करती, कोई आर्मी वाला, कोई एयरफोर्स वाला। ऐसा नहीं होता। किस गलतफहमी में रहे हो आप?
जो स्पाई आते हैं वो सिर्फ डिफेंस की इंफॉर्मेशन चुराने के लिए आते हैं, ऐसा किसने बोला आप लोगों को? अगर उनको पूरे हिंदुस्तान में पाकिस्तान को पेनिट्रेट करना है, उसके लिए वो अगर स्पाई भेज रहे हैं, उनको बेलगाम में स्पाई भेजना है, कोल्हापुर में भेजना है, मीरज में भेजना है, सांगली में भेजना है, गोरखपुर में भेजना है, आपके कश्मीर में भेजना है, काशी में भेजना है, सब जगह उनको पाकिस्तानी नागरिकों को प्लांट करके रखना है। उसके बाद उनका कोई प्लान वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो आपको क्या उसके बारे में पता है क्या? आप कह रहे हो छाती पे हाथ रख के कि वो अगर स्पाई होती तो किसी ऑफिसर को पटा लेती। क्या बात कर रहे हो? कितनी बेहुदा बातें आप कर रहे हो। इस बात से ना मेरे को चिढ़ आती है, लिटरली चिढ़ आती है, और इसलिए आज मैं थोड़ा चिढ़ के बात कर रहा हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। वो बॉर्डर फिल्म देखी होगी आपने, उसमें उसकी शादी होती है, शादी के बाद फर्स्ट नाइट होती है और उसे कॉल आता है कि बॉर्डर पे जाना होगा। क्या उसने अगर उस टाइम कहा होता कि मेरा प्यार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देश जाए तेल लेने, तो चलता क्या आप लोगों को? आज सचिन वही भाषा कर रहा है ना, आपका देश जाए तेल लेने के लिए। मुझे पता नहीं, मैं सीमा के साथ मरना चाहता हूँ। अरे अगर सीमा के साथ मरना है तो मर जा भाई, मेरे देश को क्यों नुकसान पहुंचा रहा है हो? तो इसलिए आपको आंखें खोल के देखना पड़ेगा इस चीज़ पर। जो सो कॉल्ड लिबरल लोग हैं, सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट लोग हैं, ये जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लोग हैं ना, ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि लव स्टोरी है, वीर ज़ारा है, गदर है, ये है वो है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी से बढ़कर कोई विषय नहीं होता, ये सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। और दूसरी बात रही कि बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि मान लेते हैं उनकी बहुत क्या है, सच्ची लव स्टोरी है, ये है वो है। अगर लव स्टोरी है बिना, तो देश के लिए उस लव स्टोरी को कुर्बान करना चाहिए। हमारे देश में ऐसे लोग रह चुके हैं जहाँ पर एक एरोप्लेन को हाईजैक किया गया था टेररिस्टों द्वारा, तो एक वहाँ उस चीज़ को ना एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर एक इस तरह का वातावरण हमारे देश में तैयार करने की कोशिश करी थी कि आप जल्द से जल्द हमारे लोगों को छुड़वाओ। इस तरह से वो लोग प्रेशर कर रहे थे सरकार पर। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी थे उस ज़माने में जो लोग ये कह रहे थे कि ठीक है, अगर हमारे लोग देश के लिए शहीद होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे देश में जो टेररिस्ट है उन टेररिस्ट को नहीं छोड़ना चाहिए। आप टेररिस्टों को छोड़ दीजिए, हम आपके यात्रियों को छोड़ देते हैं। इस तरह का वो डील था। इसे आप समझने की कोशिश करिए। जान पर आई थी, लेकिन उस सीन में भी कुछ लोगों ने कहा था अगर हमारे परिजन देश के लिए शहीद होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप टेररिस्ट लोगों को मत छोड़ना। ये हमारे देश की संस्कृति है, ये हमारे देश की सोच है, और ये हमारी देशभक्ति है। इसे आप समझ लीजिए। और किस 2 पैसे का प्यार लेके बैठे हो आप? प्यार वार ऐसा कुछ नहीं होता नेशनल सिक्योरिटी के सामने। नेशनल सिक्योरिटी के सामने जो लोग हैं, जो फौजी है, वो अपने माँ बाप को तक नहीं देखते। माँ बाप हॉस्पिटल में मर रहे हैं, लेकिन उनको बॉर्डर पे जाके लड़ना होता है, शहीद होके आना होता है। क्या कहा था विक्रम बात्रा ने? जीत के आऊँगा या हार के आऊँगा पता नहीं, मैं वापस ज़रूर आऊँगा, जिंदा आऊँगा या फिर तिरंगे में लपेट के आऊँगा। ये देशभक्ति होती है। ये देशभक्ति के साथ वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर लोग झगड़ रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, अपनी जान हाथ में ले रहे हैं, और यहाँ पर आप प्यार कर रहे हो? प्यार चाहिए आपको? मेरे सामने लेके आओ उस बंदे को, एक इस तरह से रख के दूंगा ना, सारा प्यार उतर जाएगा एक झटके में। प्यार करता है मुझे पता नहीं। और ये प्यार करने वाला प्यार करे, मान लेते हैं कि ये सच्चा प्यार है। ये मेरा सवाल है इंडियन गवर्नमेंट से, ये मेरा सवाल है डिफेंस फोर्सेस से, ये मेरा सवाल है उन लोगों से जो इसलिए इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है कि इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से सीमा गुलाम हैदर भारत में आई कैसे? उसको आधार कार्ड किसने बनवा के दिया? अगर वो मीडिया में नहीं आती, अगर वो वकील पुलिस में नहीं जाता, बताया जा रहा है कि वो वकील ने पुलिस में बताया, लेकिन वहाँ पर भी मेरे को बहुत सब सच शक लग रहा है, क्योंकि अगर इसको छुपाना ही होता तो सबसे पहली बात, ये मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जाते। अगर ये मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए गए हैं ना, तो उसके पीछे पूरी स्टोरी होनी चाहिए, होगी, और वो सारी की सारी स्टोरी सामने आनी चाहिए। इतना सब बवाल हुआ है, इतना इसमें मीडिया जो है नाक डाल रही है। किसी मीडिया हाउस ने ये प्रयास किया है क्या कि उस वकील के पास जाए और इन्फॉर्मेशन ले, जिस वकील ने पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन दी है? उस वकील तक आज तक मीडिया क्यों नहीं पहुंच पाई है? क्या आपको ये शक नहीं लगता? ये सब ना लोग किसी दूसरे के इशारे पर नाचते हैं, मीडिया। इस मीडिया के बारे में तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। इसको लेकर सख्त कानून होना ही चाहिए भारत देश में, जो कि नहीं है। और इसलिए मैं नाराज़ हूँ। भारत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 2024 में चुनाव आए हैं, वहाँ पाकिस्तानी लोग सीमा जैसे कितने भारत में घुस चुके हैं, किसे पता है? किसके पास किस चीज़ की जानकारी है?
कुछ भी नहीं है, ये सब राम भरोसे चल रहा है। और अगर इसको ठीक करना है तो हम लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, अवेयर होके हम लोगों को सोचना पड़ेगा। और इसलिए आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को अपील कर रहा हूं, इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को अपील कर रहा हूं कि आप सोचिए और आपकी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज करिए। जब तक आप वोकल नहीं बनेंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा। जब तक आप व्यक्तिनिष्ठ रहोगे, जब तक आप पक्षनिष्ठ रहोगे, आप देश में बदलाव नहीं ला सकते। देश सर्वोपरि होना चाहिए, नेशन फर्स्ट, ये सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए, ये जिंदगी में भी होना चाहिए। उसे जिंदगी में इंप्लीमेंट करिए। और आज मैंने जो आपको बातें बताई है, सीमा ने किस तरह से भारत को, पूरे भारत को मामा बना दिया, उसके बारे में मैंने जो बात करी है, उस बारे में आप व्यक्त होइए, वोकल बनिए। ठीक है, मेरे पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और मेरी इस बात के थ्रू लोगों में जागृति लाने के लिए मुझे प्रयास कर रहा हूं मैं, मुझे उस प्रयास में आप मदद करिए। मैं एक तरफ मीडिया को ब्लेम कर रहा हूं, दूसरी तरफ मेरा जो एफर्ट है वो मैं डाल रहा हूं, तीसरी तरफ आप अगर मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, आप उसी मीडिया को सपोर्ट करोगे तो अच्छी बात बढ़ेगी कैसे? तो अच्छी बात अगर नहीं बढ़ रही है तो उसके लिए आप भी तो जिम्मेदार है ना, आपकी जिम्मेदारी भी तो थोड़ी पहचान लो। ठीक है, वंस अगेन आई अपोलोजाइज कि आज मैं थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात कर रहा हूं यहाँ पर, लेकिन बात सीरियस है इसलिए मुझे ऊंची आवाज़ में बात करनी पड़ी है, ये भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। फिर अगले पॉडकास्ट में मैं आप लोगों से मिलने के लिए आऊँगा, तब तक ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपकी मोहब्बत देश से परे नहीं होनी चाहिए। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय हिंद एंड नमस्कार।